बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरा। जनाब, सुबह सुबह का टाइम यानी कि सुबह के 11 बज चुके हैं। जी हाँ, 11 बज चुके हैं। 11 सुबह नहीं होती है। मेरी अम्मी कहती है कि जल्दी उठना चाहिए, यानी कि वो लोग जो फजर पढ़ के सो जाते हैं उनकी तो भी सुबह हुई है ना, तो जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ के आपको वॉक पे भी जाना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप पता है डॉक्टर तो हमेशा आपको यही कहते हैं। आप जाते हैं वॉक पे? नहीं, मैं वॉक पे नहीं जाता। आप जिम जाते हैं? जिम ज़रूर जाता हूँ। मैं 1 घंटे की फिटनेस एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, लाजमी डेली की बुनियाद पर। क्या फ़र्क पड़ता है आपको, क्या लगता है, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जिम जाने से आप इंसान अपनी उम्र से छोटा लगता है। अभी अब कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, उम्र से छोटा लगता हूँ। वाकई ये बात है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, अपना सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सेहत आपकी अच्छी होगी तो फिर आप काम कर सकेंगे और माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए मुफीद साबित होंगे। क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग याद किए हैं तो जनाब आपने। तो जनाब, क्योंकि हमने ये बात इसलिए की कि हम तो फिट हैं और हम चाहते हैं आप भी फिट हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं माशाल्लाह वो भी बिल्कुल फिट हैं, और मैं उनसे भी जानूंगी कि क्या वो भी जॉगिंग करते हैं या जिम जाते हैं। लेकिन पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। चेयरमैन है KCCI में, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के प्रेजिडेंट इलेक्ट हैं, रोटरी क्लब के। इतने सारे काम बहुत सारे लोग कैसे कर लेते हैं, मैं हैरान होती हूँ। प्रेजिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में काम कर रहे हैं, और टेक्सटाइल फील्ड से भी रिलेट हैं। इतने सारे काम सर कैसे कर लेते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जुनैदुर्रहमान साहब। सर मैं जुनैद ही कहूँगी, काफ़ी लंबा नाम है। जी बिल्कुल, जुनैदुर्रहमान साहब हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर बहुत फिट माशाल्लाह। थैंक यू जी। तो क्या राज लेकिन जी, राज को तो राज रखे तो बेहतर है। लोग शुक्रिया अदा करके बात टाल देते हैं, राज नहीं बताते। राज को तो राज रखे तो बेहतर है, वरना फिर राज क्या। थोड़ी बहुत तो टिप देनी चाहिए लोगों को कि जी देखें, बेसिकली अगर देखें तो इट्स वेरी सिंपल। ईट हेल्दी, स्लीप अर्ली, यू नो, एक्सरसाइज। ये सिंपल सी बात है। अगर इसको फॉलो कर ले आदमी तो आई थिंक सो जॉब इज डन। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, बुरा ना सोचे, बुराइयां ना करें, खूबसूरती फिर आपके चेहरे पे ही नजर आएगी। सर माँ साहब, आपके फेवरेट सवाल होते हैं। हाँ, कहाँ से पढ़ा आपने, और स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ? जी, बेसिकली मैं कराची आई, तो बीन इन कराची सिंस माय बर्थ। एंड स्कूलिंग मैंने बिकिन हाउस से की अपनी। शुरू में जब इट्स बीन लाइक द गोल्डन डेज ऑफ दैट स्कूल। तो वो उसके बाद देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एंड वहाँ से आई डिड माय ग्रेजुएशन। तो दोज डेज विद लवली डेज, गोल्डन डेज, यू नो। अब थोड़ा सा स्कूलिंग सिस्टम चेंज हो गया है, यू नो। अब वो चीज़ें, वो बात नहीं है पुरानी वाली, वो वैल्यूज़ नहीं है पुराने वाली जो है। वैसे मिस करते हैं ना हम लोग भी, हमारे भी घर में छोटे बहन भाई बच्चे अगर हम देखें तो जो हमने जिस तरह स्कूल को एंजॉय किया उस तरह नहीं कर पाते हैं। अभी कोविड में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, कोविड तो एक अभी रिसेंट सिनेरियो है, मगर आप उसके अलावा भी देखें तो लाइफ इज चेंज अ लॉट। और जो जिस तरह से वो जो जनरेशंस थी, उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, अपनी कॉलेज लाइफ की, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की, और अपनी एक्टिविटीज रखी, और यू नो, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कूल लाइफ में कहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह से कभी ताल्लुक रहा? जी बिल्कुल, उस जमाने में तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, वो देखिए जी, वो तो जमाना था ही स्पोर्ट्स का, बिकॉज यू नो एट दैट टाइम तो देयर वर नो आईपॉड्स एंड आईपैड्स, यू नो, तो नो गैजेट्स, तो कोई ऑप्शन दूसरा भी नहीं था। बट लेकिन उस जमाने में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था, देयर वाज स्काउटिंग का एक ऑप्शन था, स्कूल में होता था। तो चिल्ड्रन दे हैड, और NCA की होती थी क्लासेस जो बाकायदा कॉलेजेस में होती थी, तो वो एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी। और उसमें आप कह लें कि एक फेलोशिप भी होती थी स्टूडेंट्स की आपस में, और यू नो एक अच्छी बॉन्डिंग होती थी। लाइफ भी बड़ी अच्छी, कॉलेज वगैरह में लोग जाते थे आपस में मिलना जुलना, चाय के होटल पे चाय पीना जाके, वो भी बिल्कुल जी, घर वालों से छुप के, पता ना लगे अब्बा को के चाय के होटल में। मतलब अभी बहुत से काम करते हैं छुप के लोग, मगर अब तो शायद ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, आम हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप भी पहले के दौर में ना जो यूथ थी ना, जो पढ़ते थे, वो इस तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। दिमाग में होता था कि हमने मगरिब से पहले घर पहुंचना होता था। मगर अब जो आप अगर नई जनरेशन को देखें, आप रात में आप निकलें तो आपको पूरी जनरेशन नई यूथ जो जिसके ऊपर पूरा मुल्क डिपेंड कर रहा है, आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, वो चाय के होटलों पे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं बैठे हुए, कैफेज में। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए आप बिजनेस फॉरम को देखते हैं, जी चीज़ों को देखते हैं।
देखिए जी, बात ये कि हर दौर के कुछ चैलेंजेस होते हैं और एक बेसिकली चेंजेस आती हैं। तो हमारा क्योंकि ज़ाहिर डेफिनेटली एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो चीज़ें एक डिफरेंट शेप ले रही हैं। अब उसका पॉजिटिव यूज़ भी और गैर आप कह लें गैर फाल या मनफी इस्तेमाल भी उसका है। तो आई वुड से जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं पॉजिटिवली, तो डेफिनेटली वो उसको बेनिफिट कर रहे हैं उनको जो है, बट मोस्टली ऐसा नहीं हो रहा। डेफिनेटली जो आपने कहा वो सही कहा आपने, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे यूथ को उन जगहों पे बिजी किया जाए एजुकेशन के साथ साथ। देखिए बिल्कुल कोई कारामत बन के निकले कैसे, तो हमारे पास नहीं है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। देखिए एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने हम्बल एक्सपीरियंस में, ये कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि एक किसी भी माशरे को आप कह लें कि उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है। और आप देखें दुनिया के अंदर अगर आप जब ओलंपिक्स होता है जो कि बड़ा इवेंट होता है, तो उनकी कितने इवेंट्स होते हैं जिनमें उनकी टीम्स आती हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब दे लाइक 10, 15, 20 इवेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर हम कम्पीट कर रहे होते हैं। तो ये एक साइन है कि हमारे पास ये एक्टिविटीज जनरेट नहीं हो रही, और ये कि डेफिनेटली इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। राइट सर, क्योंकि आप रोटरी क्लब को भी देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ों पे काम किया जाता है, आप लोगों की प्रॉपर टीम वर्क होता है और बहुत से इश्यूज़ पे भी बात होती है, और मेरे ख्याल में वहाँ कोशिश की जाती है कि कुछ मसाइल को भी हल किया जाए। तो जैसे भी आपने बात की कि अगर हमारे पास ऐसे मसाइल नहीं हैं, तो क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि हमारे जो नौजवान जो नस्ल है उनके लिए, उनके फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लोग भी कुछ कोशिश रोटरी क्लब कुछ करें? देखिए रोटरी क्लब बेसिकली एक बहुत फाल इदारा है और वो रोटरी इंटरनेशनल के अंडर जो ऑपरेट करता है पाकिस्तान में डिफरेंट क्लब की शक्ल में। बेसिकली जो आप कह लें रोटरी का जो एक फंक्शन है वो चेंजिंग लाइव्स फॉर द बेटर। तो और उसके अंदर जो उसके फोकस एरियाज हैं आमतौर पे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, पीस प्रिविलेशन के ऊपर काम करते हैं, वाटर सैनिटेशन पे काम करते हैं, मदर एंड चाइल्ड पे काम करते हैं। तो ये उनके फोकस एरियाज हैं सारा जो कि उस पर हम काम करते हैं। तो बेसिकली जो ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन पे वर्क करना और इस तरह काम करना कि जो कम्युनिटी के वो लोग हैं जो कि किसी प्रोफेशन में या किसी बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक है या जो अपनी सलाहियतें रखते हैं, वो इस तरफ भी जो है वो अपना इनपुट दें और अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। मे बी फाइनेंशियल, मे बी फिजिकल, मे बी इंटेलेक्चुअल। तो इस हवाले से एक अच्छा फोरम है और मैं समझता हूँ काफ़ी फाल भी है हमारे यहाँ। रोटरी अगर देखा जाए तो जो हमने देखा रोटरी के अंदर कि काम से ज़्यादा जो है ना वो पिक्चराइजिंग पे ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने पे और उसकी पोस्टिंग पे ज़्यादा तवज्जो होती है वहाँ लोगों की कि बस तस्वीरें खिंचवाएं और अनफॉर्चुनेटली ये तो काफ़ी फोरम्स पे अगर आप देखें तो आप अगर देखें रोटरी जितना बड़ा इदारा है पूरी दुनिया में, अगर क्या कहते हैं रोटरी क्लब पाकिस्तान में चाहे तो बजाय आप छोटे छोटे काम करें, एक रोटरी क्लब एक बड़ा हॉस्पिटल बना सकती है, उसको रन कर सकती है। रोटरी क्लब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी बना सकती है अपने ज़ाती, अपने कॉलेजेस बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, जहाँ पे ऐसे लोगों को, उन बच्चों को पढ़ाया जाए, उन बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं या उनको घर से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है या उनके घर में कोई प्रॉब्लम है या आपको पता है कि नहीं आ सकते यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते, तो उन बच्चों को जो यंगस्टर जो आपके पास क्या कहते हैं ब्रेन्स हैं जो ये पाकिस्तान के फ्यूचर बन सकते हैं, उनको लाके उनको वहाँ ट्रेन किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए। ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए जहाँ पे क्या कहते हैं लोगों की मदद की जा सके, जहाँ पे उनका इलाज प्रॉपर हो सके। तो रोटरी क्यों नहीं कर सकती? रोटरी इतना बड़ा इदारा दुनिया का, अगर देखा जाए तो रोटरी क्लब आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्या कहते हैं जो है ना जो सिलसिला चल रहा है रोटरी क्लब का कि कोई भी सियासी पार्टी पहला इत्तेहाद रोटरी क्लब से करेगी कि भाई रोटरी क्लब हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है तो हम शायद इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये है इन फ्यूचर अगले 5-8 साल में जिस तरह रोटरी काम कर रही है, तो ऐसा क्यों नहीं इदारा क्यों नहीं बना रहे? जी देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूँ कि रोटरी इतने सारे सवाल एक साथ नहीं बहरहाल देखिए मैं आपको अर्ज करूँ रोटरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्लब की शक्ल में होता है। मुख्तलिफ क्लब्स हैं और वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी इंटरेक्शन करते हैं। उसके अंदर हर फोकस चेंज होता रहता है मेंबर्स का कि हर साल एक नई थीम बनती है और नई मैनेजमेंट आती है क्लब्स की, या एक सिलसिला है पूरा, इलेक्शन होते हैं और इस तरह करके। तो उसके अंदर एक थीम चूज़ करता है अपनी क्लब के वो किस आमतौर पर किस साल किस तरफ काम करेगा। अब इस हवाले से मैं आपको बताऊँ एक बड़ा फाल प्रोजेक्ट है हमारा एक रोटरी क्लब के हवाले से, जो कि आर्टिफिशियल लिम्स जो है वो लोगों को लगा के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब तक 25,000
लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्स लगा के दे चुके हैं। अब शायद आपको नहीं पता बात ये चीज़ नहीं है। तो ये जो आपने कहा कि जी फोटो सेशन और पिक्चर्स, सवाल करने का मकसद जी मैं आपको भी अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा फोटो सेशन और पिक्चर्स, तो हर जगह ऐसा नहीं होता। देखें 2-5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसा भी होता है कि कभी कभी करना भी पड़ता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग मोटिवेट हों इससे जो है देख के जो है, और कभी ये कि नहीं भी होता। तो अब ये इदारा जो है इतने सालों से चल रहा है और ये 25,000 लिम्स जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे चुके हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल है इसका ये। फिर उसके अलावा जी अलहमदुलिल्लाह, और ये कि सबसे बड़ी बात ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह आप उसको भेजें और शाम को हील भी मतलब वहाँ से, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये ऐसी चीज़ है। और इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो जो हमारे मुख्तलिफ क्लब्स करते रहते हैं, जिसके अंदर वाटर सैनिटेशन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस एक इस साल जो है वो काफ़ी हमारे गवर्नर एक्टिव रहे, रोटरी के गवर्नर जो हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब, जी रोटरी क्लब के जितने प्रेसिडेंट उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव और फेमस पर्सनालिटी ये एक्चुअली, क्योंकि इस साल वो गवर्नर थे तो जाहिर है वो लाइमलाइट में थे, मगर वैसे नो डाउट कि ही इज वेरी एक्टिव। बट ये कि उनकी लेबोरेटरीज हैं तो इस वजह से वो फेमस है जी। और ये भी है कि देखें उन्होंने काम भी बहुत किया। आप ये देखें कि कितने सारे आरओ प्लांट्स लगाए, जो कि जाहिर है एक ऐसी नीड है कि पानी जो है वो बेसिक नीड है वो। तो अब ये क्या है कि हर चीज़ लोगों को ज़ाहिर है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, बट डेफिनेटली अपने अपने सेक्टर में थोड़ा थोड़ा काम जो है वो लोग करते रहते हैं, कोशिश करके। सर सारे मसाइल आपके पास हल नहीं होते होंगे, आपके साथ डिस्कस होते होंगे, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसमैन आता है आपके पास बैठता है, मसाइल पे भी हल होती है, मसाइल पे भी बातचीत होती है। तो एक बड़ा मसला है जो पानी की, अगर हम बात करते हैं कि अगर डिफेंस साइड पे ज़्यादातर देखा जाए, एक डिफेंस इतना लोगों के दिमाग में इतना महंगा एरिया है और वहाँ पे भी पानी तो है ही नहीं। तो क्या कभी इस तरफ सोचा है इसको हल करने का, कभी कोशिश की? देखिए पानी का जो मसला है वो बेसिकली अगर देखा जाए थ्रू आउट कराची ही है, अगर आप देखें, और इसके कुछ इसमें ऐसे मसाइल हैं बाकी एरियाज में फिर भी पानी आपको नॉर्मल, जैसे PCHS अगर देखें, मलीर देखें, गुलशन देखें, नाज़िमाबाद देखें, आता है पानी। लेकिन एक डिफेंस एक ऐसा है कि हम तो टैंकरों को पैसे माफिया को दे दे के थक चुके हैं। देखिए असल में बात ये है कि देखिए ये एक ऐसा, मैं आपको पेश करूंगा, एक ऐसा मसला है कि ये जनरली थ्रू आउट कराची है, मतलब इट शिफ्ट्स कभी कहीं कम का ज़्यादा। तो आई वुड से एंड इस बिल्कुल आप वाटर उससे नहीं आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही थी कि कभी इस पे भी कोशिश की आप लोगों ने कराची हुकूमत से बात करने की? बिल्कुल, देखें जहाँ तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियल फोरम्स हैं और बहुत से फोरम्स हैं, वो बिल्कुल फोरम से बात होती है। और दूसरी बात देखें ये अवामी मसाइल हैं और डेफिनेटली इसके लिए जो ज़्यादा आप कह लें कि जो सूटेबल हैं या ज़्यादा जो है वो उनका डोमेन है वो हमारी अवामी नुमाइंदों का होता है, बिकॉज वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ को। तो आई थिंक सो दैट इज अ मोर रोल व्हिच इज दे हैव टू प्ले देयर रोल इन दैट। राइट सर, बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये जो KCCI में लॉ एंड ऑर्डर कमेटी को भी आप देखते हैं, तो इसमें क्या क्या लॉ है और किस किस के लिए क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जी देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची का बहुत बड़ा फोरम है और वन ऑफ द लार्जेस्ट चैम्बर्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें इसकी मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं। इसमें से कमेटी लॉ एंड ऑर्डर कमेटी भी है, और ये बेसिकली जो मसाइल होते हैं लोगों को मतलब इदारों से उनसे उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि पुलिस होती है या उसमें कोई ऐसे इस किस्म के इश्यूज होते हैं, किसी को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, FIR रजिस्टर नहीं हो रही या लेट हो रही है, या बेसिकली कोई ऐसे इश्यूज, ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस होता है इसका। ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, उनकी फैसिलिटेशन के लिए ये आप कह रहे हैं फोरम है। यानी अगर लोग किसी की कोई FIR दर्ज नहीं हो रही या उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली तो आमतौर पे तो आजकल चीज़ें ऐसी शिकायतें बहुत कम आती है, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली बेहतर हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट, और बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं। मगर कभी ऐसा हो जाता है तो उसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम करें सवाल से। सर हमारे यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको कितने इख्तियारात होते हैं? क्योंकि आपके इस जवाब के बाद मैं आपसे एक बात बताने वाली हूँ, या पहले ही मैं आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि मेरे एक कज़न है, वो भी कहीं उन्होंने कहा वो सिग्नल पे ही खड़े थे, उन्होंने शायद वो ब्लैक पेपर साइड पे ही लगाए थे या कुछ भी मसला हुआ होगा, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा साइड पे लगाता हूँ, आप साइड रास्ता दे, मैं साइड पे लगाता हूँ। उसने वहीं पे बहुत बदतमीज़ी की, जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उनकी गाड़ी की प्लेटें निकाली। तो क्या ये सब उनको उनके उसमें आता है कि वो ये सब कर सकते हैं? यहाँ तक बात अगर आप देखें मिन जुमला हम अपने माशरे की करें तो ये मसला दो तरफा है।
ठीक ये है। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि जो अदर साइड मिसबिहेव करती है, जी। तो ये एक ऐसा इशू है कि इसमें हम किसी को सिंगल आउट नहीं कर वहीं सकते। उसको 50 रुपए दे देते तो वो जाने नहीं देता। खैर ये भी- मैं इस बात को एंडोर्स नहीं जी। करूंगा क्योंकि ज़ाहिर लॉ तो हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए कभी भी, बट ये कि इन शॉर्ट ये कि लॉ जिसे कि हम हमारी कुछ ऐसी चीज सिस्टम्स में बेसिकली एक आप कह लें कमी कह लें या कह लें एक लैकिंग ये है कि कोई जब ड्राइविंग करने गाड़ी पे बैठता है सीट पे, वो क्या आप समझती हैं कि वो उसको तमाम चीज़ों से आगाह है? वो नहीं। क्या उसको तमाम लॉज पता है? नहीं। तो आई वुड से द ड्राइवर हु इज ड्राइविंग द कार, हु इज सिटिंग ऑन द सीट, ही हैज टू बी अवेयर कि भाई वो उसकी क्या राइट्स हैं और क्या उसके जो है उसने चीज़ें मैं मेंटेन करनी आपकी है। बात को एग्री करती हूँ। इन प्रिंसिपल मैं जी, कहना चाहूँगा जी। आपसे कि इन प्रिंसिपल ये बात शुरू वहाँ से होती है। जी। और आप देखें हमारे पास जब हम निकलते हैं तो अक्सर जगह ट्रैफिक जो है कि वायलेशन हो रही होती हैं, जी। तो वायलेशन जो है वो एक ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि अक्सर वायलेशन जो है वो खुद लोग कर रहे होते ठीक हैं, है। जिसकी वजह से रॉन्ग वे आते हैं और जो है वो ट्रैफिक जैम से जाते हैं और हमारे ट्रैफिक जैम ही क्या कहते हैं जो है ना, ये जो हमारे जो लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। जी मैं ठीक आपको है, अर्ज कर रहा उन्हीं हूँ। की वजह से क्या कहते हैं जो मेरा है सवाल ट्रैफिक ये जैम था, होता है। ये सारी चीज़ों जी, के सब जी। मेरा सवाल ये था कि उनके जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनको उन्होंने चालान काटना होता जी, है, जी। ना कि वो किसी की गाड़ी के शीशे तोड़े या जी। कि उनकी नंबर प्लेटें उखाड़े। क्या ये उनके उसमें नहीं, है? देखें जहाँ तक अगर आप देखें उसकी बात है कि सब चीज़ लॉज क्लियर हैं। अगर फॉर एग्जांपल फैंसी नंबर प्लेट होगी उसका अपना वायलेशन है, ठीक है। ग्लासेस का अपना वायलेशन है, तो एवरीथिंग इज क्लियर इन द लॉ। अब ये कि एट द स्पॉट इसका जवाब क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ब्रेक का थोड़ा सा टाइम टाइम हो हो गया गया। है। ब्रेक के बाद आते हैं जी। जी, कहीं जाना नहीं है आपने। वेलकम बैक। जुनैद साथ रहमान हैं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे और अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। सर क्या कहते हैं थोड़ा सा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, बड़ा काम किया आपने। तो पाकिस्तान में जो कराची में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ा एक ह्यूज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कराची, मगर लोग जो है ना वो फैसलाबाद को बहुत याद करते हैं। फैसलाबाद को क्या वजूहत हैं इस पर? देखिए नो डाउट के टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी पाकिस्तान की एक बैकबोन है बिल्कुल। और इसकी स्प्रेड जो है वो पूरे मुल्क में है, मगर कुछ आइटम बेस होते हैं इस किस्म के जो कि स्पेशल, जैसे कराची कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए लोग कराची आते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि वहाँ बेहतर बन सकती हैं। जैसे कि मतलब आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि जो डॉक्टर साहब बेहतर समझेंगे जी। इसको, जो लॉन का कपड़ा होता है, जी। जी, जी। जो कि होता है वो एक ज़माने में वहाँ बहुत ज़्यादा बनता था सही। और वहीं से आता था। और जब से ये इसका ट्रेंड बढ़ा है और इसके बाद इसमें कंपटीशन और रेस आ गया है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ भी मूव हो गया है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि किसी जगह बेहतर बनाई जा सकती हैं, मगर नो डाउट कि कराची का भी बहुत बड़ा एक आप कह लें रोल है इसमें, इस सेक्टर में। कितना बड़ा रोल है? देखिए इफ वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स की बात करें सही। हम, तो आप समझे कि 50% से ज़्यादा की जो एक्सपोर्ट है वो कराची से होती है, पूरे अच्छा, मुल्क की, टेक्सटाइल की बात पूरे कर रहे हैं मुल्क की, अभी क्या भी? पूरे मुल्क अभी भी सर इसी को 50%। इग्नोर किया जाता है। देखें शहर कराची की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी रेजिलेंट है, मगर डेफिनेटली इश्यूज तो हैं। और अभी हाल ही में जो है एक सेटबैक आया है कि फिर वो दोबारा कोविड। बहुत शदीद गैस की लोड शेडिंग गैस शुरू हो गई जी। है, जो कि एक ज़ाहिर सनती उसके लिए इदारों के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की जो सनतें हैं वो आमतौर पर गैस पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। उनके लिए गैस एक सोर्स है, अच्छा एक मुनासिब सोर्स है जो कि वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए। बिल्कुल। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो वक्त पे अपने ऑर्डर पूरे करें, बिल्कुल क्योंकि सही। फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके बायर्स की यहाँ का रुख करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब जिसकी सीरियसनेस जो है या कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट काफ़ी आगे तक आ सकता है, मुल्क की मईशत पे इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो सर आप लोगों ने जिक्र जी पूछिए। 1960 से लेके 90s तक, 95 तक हाँ। पाकिस्तान में यानी कराची की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया। उसके बाद से डाउनफॉल आना क्यों शुरू हो गया कि यहाँ की इंडस्ट्रीज निकल के बांग्लादेश शिफ्ट होना शुरू हो गई। अब बांग्लादेश अब उठाया जाए तो बांग्लादेश बहुत आगे है इस वक्त।
बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्यों, मतलब कोई एक खास वजह की वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया जा रहा है? देखिए इसका बड़ा सिंपल जवाब है, पर थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप कहें तो मैं आपको शेयर करूँ। देखिए जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है कि एक प्रोडक्ट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल वो कम से कम कितने रुपए में तैयार की जा सकती है, तो अगर हम उसको हम इस तरह एनालाइज करें कि गैस और बिजली का जो उसमें हिस्सा होता है वो तकरीबन 30 से 35% होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज़ है, उसमें 30 से 35 रुपए की गैस और बिजली लगती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें, आपने बांग्लादेश की मिसाल दी आपने, या किसी भी पड़ोसी मुल्क से बात कर लें, तो उसकी जो कॉस्ट है गैस और बिजली की, पावर कॉस्ट कहते हैं हम, वो हमारी तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा है उनके मुकाबले में। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, एक ही मार्केट में बेच रहे हैं, एक ही बायर को फॉर एग्जांपल बेच रहे हैं, और हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली हमारी प्राइस भी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। इसके लिए आप लोग क्या कहते हैं, जो है ना गवर्नमेंट से जो आपकी इंडस्ट्रीज के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो कोई एसोसिएशन होगी ना आप लोग की, तो आप लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट से बात करते हैं कि भाई हम जो है दूसरे ममालिक से बैक हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट रुक रही है, तो उसमें गवर्नमेंट क्यों नहीं आपको रिबेट दे रही, फेवर्स दे रही है, जिससे ये फ़ायदा उठाएं आप लोग? जी देखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में हमें कम्पीट करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड भी देख रहा होता है कि हमारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, हमारी कितनी स्टेबिलिटी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लेने चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, ताकि हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। यानी हमारे एक्सपोर्ट रुकने का बड़ी वजह ये है कि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि पावर प्राइस जो है वो हाई है, इंडस्ट्री को क्या कहते हैं जो ना फैसिलिटेट नहीं कर रही गवर्नमेंट, गैस के मामलात हैं, बिजली के मामलात। देखिए वन हैज़ टू बी फेयर। 2 साल पहले एक इकदाम लिया था गवर्नमेंट ने कि उन्होंने प्राइसेस को कोशिश की मैच करने की इंटरनेशनल लेवल पे। उस वक्त जो है हमारी एक्सपोर्ट जो थी दैट वाज अराउंड 21 या 22 बिलियन डॉलर्स एट दैट टाइम। टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। तो उन 2 साल के अंदर जो है वो जब एक अच्छा डिसीजन लिया गया तो उसका फ़ायदा हुआ कि आज हम तकरीबन 25 तक पहुँच रहे हैं, 25 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच रहे हैं। तो ये एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। जब आपने अच्छा फैसला किया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे तो बेहतरी होगी आगे। तो क्योंकि टेक्सटाइल को ही भी देखते हैं आप, देखा जाए मैंने तो यही सुना है कोविड में हमारी टेक्सटाइल तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई, बड़ा अच्छा बिजनेस मिल रहा है हमें। तो इसकी क्या वजह है फिर? यही कि दूसरे मुल्क से नहीं आ रहा, इस वजह से मजबूरी है, या हमारे प्राइस जो है वो कम हो गए हैं, या हमारे क्वालिटी तो है हमारी चीज़ों में होती है, लेकिन फिर टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ने की वजह? देखिए डेफिनेटली हमें उसका एडवांटेज मिला। आई वुड से अगर हम थोड़ा सा टाइम लाइन से बात करें तो सितंबर ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान को एक चांस मिला कि ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। इंटरनेशनल वर्ल्ड ने जो है हमें प्रेफर किया ओवर अदर कंट्रीज जो है। तो बट बात ये है कि हम और यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि तकरीबन लास्ट जुलाई को अगर हम हटा दें, जून को अगर हम हटा दें सॉरी, तो क्योंकि उसमें लॉकडाउन वगैरह था, कोविड वगैरह के ज़्यादा चैलेंजेस हो गए थे, तो उससे पहले जो 7 महीने गुजरे उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसने $2 बिलियन पर मंथ हिट किया कंसेक्यूटिव फॉर 7 मंथ्स, विच इज़ अ रिकॉर्ड जो ऐसा बड़े अरसे में नहीं हुआ। तो ये जो है डेफिनेटली एक इसमें हमारी कोई बिजनेसमैन या हमारी हुकूमत, इनका तो कोई कमाल नहीं है। देखिए मैं आपको अर्ज किया कि थोड़ा सा एक पॉलिसी में बेहतरी की गई थी, उसका तो कुछ इफेक्ट डेफिनेटली आया है, तो वन हैज़ टू गिव ड्यू क्रेडिट। क्योंकि हमारे लोग ये सोचते हैं कि इसमें हुकूमत का क्या, वो उन्होंने क्या किया, ये तो जाहिर है दूसरे मुल्कों से बंद हो गया था इस वजह से, तो ये इसलिए मैं आपसे सवाल जी जी बिल्कुल, ये डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट था। अगर वो हम उसको माइनस कर दें तो डेफिनेटली वो उस पर असर नहीं होगा। बट ये कि जो एक चांस मिला, और देखिए अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए आज अगर आप देखें तो आपको एक जगह पे मौजूद होना जरूरी होता है जहाँ पे आप उसको कैपिटलाइज कर सकें। अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास वसाइल और आपको ऐसी फुटिंग पे होना चाहिए कि आप कैपिटलाइज कर सकें। तो वो आपके लिए एक अच्छी टाइमिंग थी जो कि दोनों चीज़ें मैच कर गई। जब पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो है, पाकिस्तानी टेक्सटाइल को यूरोप की मार्केट में एक्सपोर्ट करने में क्या मसाइल है? जिस तरह दूसरे ममालिक ने यूरोप कैप्चर किया हुआ है, हम उस तरह क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे? पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स नो डाउट यूरोप में जो है जाती है, मगर वो चीज़ नहीं है जिस तरह दूसरे। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं और काफ़ी टेक्सटाइल आइटम्स हैं। तो देखें क्वालिटी पैरामीटर्स नो डाउट, प्लस आप ये देखें कि मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ
जी। कि हमारे पास जो कॉटन होती है, रॉ कॉटन की बात कर रहा हूँ, ज़रा टेक्सटाइल की मसनूआत कॉटन से बनती है, तो रॉ कॉटन की जो 1 मिलियन बेल होती है ना, 10 लाख बेल होती है, उससे हम रेवेन्यू जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको कन्वर्ट करके हमारी इंडस्ट्री जो है, तो तकरीबन $1.2 बिलियन उससे वो अर्न करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट के डॉलर्स की शक्ल अच्छा। में, ठीक है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, मगर हकीकत ये है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उसमें जो वही 1 मिलियन बेल जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी जगह $6 बिलियन वो उसको उससे हासिल करते हैं। तो ये एक सारी चीज़ जो है ना, इट्स अबाउट वैल्यू एडिशन, कि हमारे पास इंडस्ट्री में वी नीड टू वैल्यू एड, वी नीड टू डू वैल्यू एडिशन इन आवर प्रोडक्ट्स, कि हम वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो कि ज़्यादा वैल्यू एडेड है, और उसके लिए हमें ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी में हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात देखना पड़ेगा, प्लस स्किल पे बात करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसकी स्किल डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, क्या वो उस स्किल पे काम कर पा रही है, जैसे कि और मुल्कों में हो रहा है कि वो प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का एक एडअप है जो कि मिलके जो है वो एक आप कह लीजिए कि एक अचीवमेंट होती है। सर, मौजूदा हुकूमत से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? देखें, ये तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो जो है वो हर हुकूमत की रहे हैं यहाँ पे, चाहे ये महंगाई में अगर देखा जाए तो हर हुकूमत में रही है बड़ी। जी देखें, बात ये कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखें, मैं ये कहूँगा कि कोविड की वजह से चीज़ें मुश्किल हुई हैं। अगर आप देखें लास्ट 2 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, और इनफैक्ट अगर आप फिगर्स पे बात करते हैं, अगर हम कि हम कंपेयर करें, इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं हम उन मुल्कों से जिनमें कोविड रहा है, हमारे जो करीब के मुल्क हैं, तो पाकिस्तान ने नो डाउट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ इट्स आप कह लें फिगर्स एंड करके। तो अगर ये हम इसको माइनस कर दें कोविड को, तो फिर डेफिनेटली हम नहीं किसी उस पर पहुँचेंगे नतीजे पे, बट ड्यू टू कोविड चीज़ें मुश्किल हुई हैं। सर, कोविड तो अभी है ना, और हमारी हुकूमत का अभी तो 3 साल गुजर चुके हैं, तो आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस पर काम हुआ है, कुछ चीज़ों पे जो है वो काम। अगर आप मशवरा देना चाहें मौजूदा हुकूमत को तो क्या देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि देखें, फोकस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। जब चंद अहम चीज़ों में अगर आपने कहा मशवरा वाली बात की आपने, तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फैसला करें, कि पॉलिसीज बनाएं, तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखें, ताकि आप ये कैमरा आपका है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को मुखातिब करके ये बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेके जो है वो पॉलिसीज जो है वो बनाएं, और नो डाउट होता भी है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा का जो बजट तैयार किया गया, बजट की जो आप कह लें तैयारियाँ हुई, उससे पहले जो सिफारिशात जाती हैं उस पर काफ़ी काम भी हुआ है, और दूसरे के टैक्स बेस बढ़ाया जाए, जो करंट हमारे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे मजीद बर्डन ना किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स नेट में बहुत से हमारा तबका जो ऑलरेडी जो सैलरी टैक्स पेयर्स में आता है, जिनकी सैलरी टैक्स एटसोर्स कट जाता है, तो वो उन पे मजीद बोझ ना आए, और जो मजीद टैक्स नेट जो लोग टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर जो है और नया टैक्स बेस तलाश किया जाए। प्लस ये कि पॉलिसी ऐसी हो कि टैक्स जो नया टैक्स पेयर है वो कंफर्टेबल। मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे कल ही इत्तेफाक से, मैं नाम नहीं लूंगी इस कंपनी का, मुझे कल ही पता चला कि वो अपना अगर उनका 100% टैक्स है उसमें से वो सिर्फ 15% टैक्स भरते हैं, बाकी वो छुपा देते हैं। कैसे, सर से भी पूछेंगे, मैं भी आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापिस आ चुके हैं, और गर्मा गर्मी हो गई है सुबह, क्योंकि टैक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो सर खून ना खौलने लगता है। यकीन करें, हम एक साबुन पे भी टैक्स देते हैं, हम लोग पे, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मेरे ख्याल में आप भी होंगे, आप भी होंगे। हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, हमें तालीम की उस पर नहीं मिलती हैं, हमें सेहत के मामलात में नहीं मिलती, हमें कहीं भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खान साहब को तो हरगिज़ नहीं दूंगी, मौजूदा हुकूमत को नहीं दूंगी। जो शुरू 70 साल से चलता है उसको बेहतर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इस चीज़ की खुशी है सर, आप भी एग्री करेंगे कि लोग पढ़े लिखे इस दफ़ा आए हैं हुकूमत में, उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है। क्या कहते हैं? जी देखिए, मैं बात करूँगा पॉलिसी के ऊपर। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो इट इज़ मोर रेलिवेंट के
पॉलिसी क्या बनती है आगे के लिए। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से इसको लीजिए कि जब हम टैक्स बेस बनाने की बात करते हैं तो अगर के जो स्टेक होल्डर्स हैं करीब बात कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए तो डेफिनेटली पॉलिसी वर्केबल भी होगी और फाइल भी होगी। दूसरी बात ये कि जब हम नए टैक्स पेयर्स को हम कोशिश करते हैं कि हम लेके आएँ टैक्स बेस के अंदर, टैक्स नेट के अंदर, तो उसमें कोशिश ये की जाए कि वो एक ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करें। मतलब उनको ये फियर फैक्टर ना हो कि जी कल को हम कोई और हमारे लिए इश्यूज बन जाएंगे या होगा, ताकि उनको एक कंफर्ट जोन नजर आए कि ताकि वो एक इनिशिएटिव ले और टैक्स बेस बढ़े। जैसे ही देखिए टैक्स बेस बढ़ना शुरू होगा तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैंने ये भी बात की थी कि कुछ कंपनीज का मुझे कल ही पता चला कि वो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी लेकिन वो टैक्स छुपा देते हैं, यानी सैलरीज अगर 1 लाख है तो 50,000 शो करते हैं, अगर आपका जो इनकम आ रही है तो सर ऐसे लोगों से कैसे टैक्स निकलवाया जा सकता है? देखिए FBR जो है वो जो है इन चीज़ों के लिए जो है अपना फाल किरदार अदा करता है। और अभी शौकत सरीन साहब जो हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो इस पर वाजे भी किया है कि जी जो भी ऐसे होगा उस पर हम एक्शन लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि होती रही है मगर ये कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज एक नेचुरल कॉज हम कोई भी अगर टैक्स पे कर रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल टैक्स पे कर रहा है तो नेचुरल कॉज में अपना सर्व कर रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है। तो आई थिंक सो होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर एजुकेशन के हवाले से हमारी एक्चुअली दोनों की सेम ही क्वेश्चन जी। एजुकेशन पे ये कि अभी जो 2 साल से कोविड की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज स्कूल्स बंद थे, दोबारा खुलना शुरू हो रहे हैं। कोविड के बाद क्या इसका रिजल्ट क्या आने वाला है इसका? देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है और आई वुड से कि मैट्रिक के पेपर जो है वो सिर्फ मैथ और फिजिक्स का लिया जा रहा है और जो भी है डिफरेंट थोड़ा सा किया है कि 2 पेपर के एग्जाम, उसमें क्या परसेंटेज देंगे? किसी ने अगर मेडिकल ज्वाइन करना है तो क्या करेगा? देखिए जी बिल्कुल इश्यूज हैं, चैलेंजेस भी हैं हमारे पास एक, क्योंकि ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली हम उस स्टेज पे नहीं है जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन से संभाला और उनको उन्होंने मतलब किसी तरह से मैनेज करते गए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन बेस है वो काफ़ी डिवाइडेड है और बहुत एक छोटे से तबके के पास ये फैसिलिटी है जो ऑनलाइन आप जैसे एजुकेशन की जो है। बच्चे इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एक ऑनलाइन बैठे हुए भी शो। स्कूल का जो माहौल है वो रहे, स्कूल का माहौल है और एक उसका डेफिनेटली होता है, इसमें डिसिप्लिन का भी फर्क होता है, प्लस ये कि फिजिकल इंटरेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। तो जहाँ तक ये बात है कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा तो ये डेफिनेटली डो नो डाउट इज द चैलेंज, बट ये कि जैसे जैसे खुलते जाएंगे स्कूल्स खुलते जाएंगे तो सिचुएशन ऑफ कोर्स विल स्टार्ट कम टू नॉर्मल। बट पॉइंट इज के जहाँ तक हम देखें अगर हम आगे की बात करें एक चीज़ एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है ना जो बड़ी अहम है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ जाना चाहिए एज ए नेशनल पॉलिसी, वो ये कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए टुवर्ड्स डेवलपिंग स्किल्स, और ताकि हमारे पास जो आगे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो मुख्तलिफ करियर्स बनाना चाह रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए स्किल्स के अंदर अब आप ये देखना होगा आपको कि हमारे पास कमी किस चीज़ की है। सही। हमारा एक आगे एक आप कह लें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आईटी में आपने आईटी की बात की, आपने 4 लाख आईटी सर्टिफाइड लोग हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, और 25,000 आर बीइंग एडेड अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड आप कह लें एक किस्म की मगर उनकी रिसर्च सेंटर्स नहीं है हमारे यहाँ। अगर चीज़ों को बनाया जाए, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, आप गाड़ी की बात करें, आप इन चीज़ों की स्किल डेवलपमेंट चले, आपने पढ़ाई भी कर ली, लेकिन आप रिसर्च कहाँ करें? मैं आपको गेस कर रहा हूँ कि 1960s में गालिबन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था जिस इंडस्ट्री के अंदर जिसमें हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए थे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जापान भी था उसमें, कुछ बुरी पे जर्मनी था, तो वो इसलिए बनाए गए थे कि हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ठीक है ना, बिकॉज टेक्नोलॉजी उन मुल्कों से लेके और हम उन्हीं के वो करें। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से नहीं आगे रहा, बट ये कि वो ट्रैक सही था, दैट वाज द राइट डायरेक्शन। अभी भी जाहिर है डेफिनेटली हम नेवर टू लेट, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम इसकी तरफ फोकस करें और ये देखें। आपने कोई प्लान किया हुआ है कोई जैसा कि हम आप
जैसे रोटरी है, आप मुख्तलिफ इदारों के अच्छे की पोस्टों पर हैं, तो कभी आपने कोई प्लान किया कि कुछ ऐसा इदारा बनाना चाह रहे हो कि हम इस तरह का एक इदारा बनाएं जहाँ पे ऐसे लोगों को, बच्चों को ला के वहाँ पर ट्रेन करें उनको? बिल्कुल बल्कि आपके हवाले से, आपके शो के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फोकल पर्सन फॉर न्यू टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद विद अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के हवाले से। और ये न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद में जो है ये ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, और ये बेसिकली इट इज़ फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग एंड वर्किंग ऑन अ वर्क फोर्स जो कि कस्टमाइज हो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनके हिसाब से, फार्मा के लिए उनके हिसाब से, लेदर के लिए उनके हिसाब से, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ये बेहतर जो भी ये करने जा रहे हैं इसके ऊपर। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इकदाम है। मेरा इंटरेक्शन इस बारे में थोड़ा सा रहा है, एंड आई थिंक सो दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राइट सर, बड़ी अच्छी लगी आपकी सोच जान के, और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो भी जान के उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा शो में आगे चीज़ें भी। लेकिन सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं इसी तरह पा रही थी सुबह माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रात में प्रॉपर नींद मुकम्मल करके आप नींद पूरी होनी चाहिए, नींद पूरी करके। और फिर एक सवाल रह गया वैसे मेरा, डिफरेंट है जितने जिन इदारों से आप ताल्लुक थे, सबके काम डिफरेंट है ना, ठीक है, सबको कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखें बात ये है कि 24 आवर्स अल्लाह तआला ने हमें दिए हैं तो किसी वजह से दिए हैं। अब ये हमारा काम है इसको मैनेज कैसे करें। एंड सेकेंडली के देखिए जहाँ तक बात है इसकी, फैमिली का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि फैमिली आपके लिए, आपकी सपोर्ट, आपकी उसके लिए सेक्रीफाइस भी होती है। डेफिनेटली ये कहना तो मुमकिन नहीं है कि उनका टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, डेफिनेटली उनका टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट डेफिनेटली उनकी सेक्रीफाइस है कि वो उस चीज़ को जो है वो, मैंने पहले ही देखे जो ये कह रहे हैं कि जो फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, मोस्टली लोग तो ये कहते हैं कि हम भी सब कर रहे होते हैं। नहीं तो अच्छी बात है कि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए आपकी कामयाबी के लिए। सर ट्रेड का क्या मतलब, हम ट्रेड जो हमारे पास अगर हमारा बढ़ जाता है जी तो उसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचता है? आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपका सवाल है? एक्सपोर्ट जी देखें, ये एक बहुत ही आप कह लीजिए कि ज़रूरी इकदाम है जो कि हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आप कह रहे हैं इमिनेंट है। बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो एक्सपोर्ट के साथ एक पूरी चेन है। हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही होती है वो तो प्रॉस्पर तो करती है, उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके और उसकी, बट उसके साथ एक लंबी लिस्ट है अलाइड इंडस्ट्रीज़ की जो उसको सपोर्ट कर रही होती है, यानी बेसिकली पूरी चेन एक चल रही होती है। तो व्हेन एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट डेवलप करेंगे, कंट्री की इसमें इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मईशत में बेहतरी आएगी और वो बेहतरी नीचे तक जाएगी। यानी कभी कभी सवाल होता है कि जी बेहतरी को हम कैसे गेज करें, तो एक आम आदमी के लिए समझना ज़रा मुश्किल होता है कि जी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इससे क्या होगा। तो ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है, इट्स अ पेशेंट कि इसको हम इसको वो करें, बट डायरेक्शन सही होनी चाहिए। व्हेन द कंट्री एक्सपोर्ट इंक्रीज करती है, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका बाइंग पावर बढ़ता है कंट्री का। तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आता है, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर छोटे बिजनेसमैन को भी आप मौका देते हैं, उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको नहीं पता तो इस तरह का भी कोई इदारा आप लोगों के पास है? देखें जो SMEs हैं हमारे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो वो जो है पाकिस्तान का, मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान की ट्रेड का, इंडस्ट्री का बैकबोन है। 80% ऑफ द वर्क फोर्स except agriculture is employed in SMEs by SMEs in Pakistan। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। तकरीबन 5.5 to 6 million SMEs work in Pakistan, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है प्लस माइनस। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। इशू ये है कि थोड़ा सा इशू है रेगुलेशन का, कि अगर ये रेगुलेशंस में आ जाएं और थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा बेहतर कर ले तो ये जी तो ये भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। एग्रीकल्चर से मुझे चलते एक और बात याद आ गई, जाते वो भी पूछ ही लेती हूँ। यान में मैंने सुना है कि एक बड़ा मसला होने वाला है, बहरान, बहुत सारे आर्टिकल्स भी मैंने देखे हैं आपके कुछ, जी शायद कपास में भी कमी हो रही है। क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं और इसके पैदावार नहीं है कपास की, इस तरह की कुछ? बिल्कुल आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है ये कि ख़ासतौर पे कपास के हवाले से। देखें हमारे पास जो एनुअल क्रॉप होती है कॉटन की जो है, जो कपास कहते हैं हम, वो बतदरीज जो है वो कुछ सालों में
उसमें डिक्लाइन आया ठीक है। है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसका कभी कभी वेदर भी उसका रीज़न बन जाता है उसका, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ी सी हमारी रिसर्च भी थोड़ी स्लो रही है। तो रिसर्च का इशू इसमें है, थोड़ा सा उसमें कुछ सीड्स का इशू है, जो हम फर्स्ट जनरेशन का सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया थर्ड फोर्थ जनरेशन पे चली गई है, प्लस पेस्टिसाइड्स का इशू है। ये सीड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट? ऐसा भी है, तो वो क्यों जी। नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल है, ऐसा भी है, बट द पॉइंट इज कॉस्ट इज द इशू ना। देखिए कॉस्ट होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा काश्तकार है, अगर हम इंपोर्ट करके चीज़ें अपनी यहाँ करेंगे तो हमारी फिर बैलेंस, तो हमें ये भी देखना पड़ता है जितना हम डिपेंडेंट लोकल उतना बेहतर है। तो रेगुलेशन का भी इसमें इशू है, बट द पॉइंट इज कि हमारी इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे पास रिसर्च सेंटर होने चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, देखें इस दफ़ा जो है तीनों क्रॉप्स जो हैं वो हमारी जो वीट की, शुगर की, बेहतर हुई है, मेज की और राइस की, चारों बेहतर हुई हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड साइन। सुनने में आ रहा है कि इसको पीछे करके और शुगर कि उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। देखें मैं समझता हूँ इट्सल्फ अगर कपास की बात करें तो उसके अंदर जो है ना अब थोड़ी सी एक रिसर्च बेस्ड इशू है। इस दफ़ा कुछ ऐसा इक़दाम लिए जा रहे हैं कि कुछ बेहतरी आएगी, बट आई थिंक सो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। थोड़ा इसको वी नीड टू बी ऑन द टोज फॉर दिस। वेल सर, टाइम क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा नन्हा सा बचा है, तो आप अपने यूथ को, नौजवानों को, बिजनेसमैन को जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए यूथ के लिए तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर गिव अप। जो भी आपका एक आप कह रहे हैं आपका एक मिशन है, जो आपने एक अपने टारगेट सेट किया, सेट योर टारगेट्स, सेट योर गोल्स, नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप ऑन योर वैल्यूज़। कि आपके जो वैल्यूज़ हैं ना, आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं ना, दे मेक यू अ बेटर पर्सन। तो एंड एवरीबडी इज, जब हर एक अपने प्रोफेशन में होता है या किसी बिजनेस में होता है तो उसकी रेपुटेशन उसको प्रोसीड कर रही होती है। तो वो जो है ना वो उसको बहुत इंसान को आगे तक लेके जाती है कि उसकी क्या अवामी राय है, क्या उसके बारे में, या लोग कैसे सोचते हैं। तो आई वुड से कि वन शुड नेवर गिव अप एंड नेवर आल्सो गिव अप ऑन योर वैल्यूज़। ऑलराइट सर, आज के जो प्रोग्राम से आपको मैसेज गया है, अपनी वैल्यूज़ को कभी भी गिव अप नहीं करना है आपने। हमारे साथ जुनैदुर रहमान साहब थे, हमने आपको एक लंबी लिस्ट बताई, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इतनी सारी बातें कर ली हमने, हर टॉपिक पे बात कर ली। सर ने बड़े मज़े से जवाब दिया और बहुत ही थैंक यू सो मच जुनैदुर रहमान साहब, ये सब बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का प्रोग्राम आया होगा पसंद। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फ़रह को और जुनैद साहब को। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।